आज देखेंगे बैंक नॉर्म्स जिसको बोलते हैं बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स से जानने से पहले हमको समझना पड़ेगा कि 16 नंबर का टॉपिक है। बेसिकली ये बैंकिंग सेक्टर का एक बहुत बड़ा चैप्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। बैंक नॉर्म्स मतलब आपको जानने से पहले बैंक जानना पड़ेगा। सबसे पहले बैंक क्या है? बैंक एक का है, एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन है, ठीक, इंस्टीट्यूशन है जो सर्विस प्लस पैरा बैंकिंग की एक सर्विस देता है। पैरा बैंकिंग सर्विसेज, ठीक, पैरा बैंकिंग सर्विस देता है, ठीक, PARAD, पैरा बैंकिंग। और ये क्या है? सर्विस। तो सर्विस के मतलब क्या है? हम बैंकों के साथ हम लेन देन करते हैं, उसको बोलते हैं सर्विस। और पैरा बैंकिंग सर्विसेज के मतलब जो हमको लेन देन के छोड़ और अदर सर्विस जैसे कि देता है, पासबुक से संबंधित देता है, ATM देता है, ATM के बाद चेक बुक देता है। तो ये सारी क्या है? नेट फैसिलिटी देता है, इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी देता है। तो उसको बोलेंगे अपन बैंक बोलेंगे। अब समझ आ गया बैंक क्या है? बैंक in a institution which are provide the service plus parabanking services, ठीक, all the customer, ठीक, जितने भी उसके कस्टमर होंगे उसको बोलेंगे बैंक। नॉर्म्स का तो मतलब क्या है कि किसी भी बैंक को चलाने के लिए एक मानदंड तैयार रहता है, ठीक है, उसको बोलेंगे मापदंड। तो ये शब्द समझ आया बैंक नॉर्म्स, ठीक। अब बैंक नॉर्म्स तो बेसिकली एक बहुत बड़ा बैंक का एक छोटा सा हिस्सा है। तो बैंक नॉर्म्स हमारे इंडिया में 3 प्रकार आया था, 3 टाइप्स आया था। एक आया था बैंक नॉर्म्स 1, बैंक नॉर्म्स 1, ठीक। मैं तो अलग अलग बताया हूँ, हाँ सॉरी, ठीक। तो बैंक नॉर्म्स क्या है कि किसी भी बैंक के वित्तीय प्रणाली को एक व्यवस्थित मैनेजमेंट फॉर्म में चलाना, उसको बोलेंगे बैंक नॉर्म्स। तो दोनों को मैं जोड़ के बता रहा हूँ। बैंक नॉर्म्स क्या है? किसी भी बैंक का वित्तीय प्रणाली को सुधार कर एवं मैनेजमेंट करके चलाना, उसको बोलेंगे बैंक नॉर्म्स, ठीक है। तो बैंक नॉर्म्स क्या है समझ गए, बैंक क्या है समझ गए, ठीक है। अब ये बैंक नॉर्म्स तीन बार आया था। एक आया था जिसको बोलते हैं बेसल नॉर्म्स 1। बैंक नॉर्म्स को बेसल नॉर्म क्या है करके पूछ सकते हैं, सेम लिखना है, ठीक है। चाहे मैं बेसल नॉर्म्स बोलूँ चाहे बैंक नॉर्म्स बोलूँ, बैंक नॉर्म्स 1 ये, ठीक। तो बैंक नॉर्म्स 1 बताने का कोई बात नहीं, सिर्फ आप लिखो बस। बैंक नॉर्म्स 2 आया था, बैंक नॉर्म्स 3 आया था। और बैंक नॉर्म्स 3 का कहना था कि किसी भी बैंक को चलाना है तो हमको उसका वित्तीय प्रणाली का सुसज्जित व्यवस्था करके चलाना है। ये 2022 तक की बात की गई थी, किसी भी बैंक के मापदंड को तैयार करने के लिए, जिससे क्या है लिक्विडिटी बढ़ेगा। लिक्विडिटी बढ़ाने की बात की गई थी बैंक नॉर्म्स में। फर्स्ट तीसरा बेसल नॉर्म्स, ठीक, ये बैंक नॉर्म्स या बेसल नॉर्म्स तीसरा, जिसमें हम एनपीओ को कम करने की बात किए गए थे। एनपीए को कम करने का बाद, नॉन परफॉर्मिंग एसिड, जो बैंक अगर किसी भी व्यक्ति को अगर पैसा देता है और उस पैसे को अगर मान लो जाए अगर कोई व्यक्ति अगर पटा नहीं पा रहे हैं तो वह बैंक के लिए वह पैसा एनपीए कहलाता है, ठीक है, जिसमें उसको न ब्याज मिल रहा है न मूलधन मिल रहे हैं, वही तो एनपीए है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसिड। एसिड के मतलब एसेट मतलब क्या होता है? एसेट मतलब कि किसी का संपत्ति को एसेट बोलते हैं। तो बैंक का एसेट क्या है? पैसा है। अब पैसा तुमको दिए हैं, न उसमें ब्याज मिल रहा है न उसमें पैसा मिल रहा है, तो उसको कम करना है बैंक नॉर्म्स से, ठीक है। सेकंड चीज क्या है? लिक्विडिटी को बढ़ाना है, लिक्विडिटी को, तरलता को, ठीक, तरलता को बढ़ाने के लिए बात की गई थी।
तरलता बढ़ाने के मतलब क्या है, ये बाजार डिमांड सप्लाई से है, सारी चीज बाजार डिमांड सप्लाई से रिलेटेड है, तो तरलता बढ़ेगा और अगर तरलता बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो यहाँ तक आप इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन समझ गए। इंट्रोडक्शन लिखना है बैंक नाम से का, तो लिख लोगे बैंक क्या है, लिख लोगे बैंक के बाद लिख लोगे किसी भी बैंक का वित्तीय प्रणाली को सुसज्जित व्यवस्थित ढंग से चलाना। 3 बैंक नाम से अभी तक आया है, बैंक बेसन नाम से 1 2 3, तो इसमें कहीं ना कहीं वही सुधारने वाली बात की गई थी इन तीनों में, तो हमने तीसरा का जो ज़्यादा जरूरत है उस पर बात किए गए। अब इससे संबंधित बैंक से संबंधित तीन चार चीज आता है, ठीक, उसको समझना है। एक है बैंक रेट, ठीक, बैंक रेट इसी के अंदर लिखना है, ठीक। तो बैंक रेट क्या है, किसी भी बैंक को अगर पैसा चाहिए तो वो आरबीआई के पास जाएगा। आरबीआई का है एक सेंट्रल बैंक है देश का, मतलब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना 1934 में हुआ था, ठीक है। तो जो आरबीआई है जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है, ठीक, मुंबई हेडक्वार्टर है, जो भारत देश के जितना भी बैंक है, चाहे कमर्शियल बैंक हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड बैंक हो, चाहे अधोसंरचना से विकास से रिलेटेड बैंक हो, चाहे सहकारी बैंक हो, चाहे एसबीआई तो कमर्शियल बैंक में आ जाएगा, ठीक। तो जितना भी बैंक है वित्तीय संबंधित, उस बैंक का नियम कानून रूल रेगुलेशन आरबीआई करता है। अब आरबीआई के पास ये अधिकार होता है, पैसा छापने का भी होता है। तो सारी कमर्शियल बैंक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, ठीक, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, चाहे एसबीआई हो, चाहे आईडीबीआईडी हो, चाहे पंजाब बैंक हो, चाहे एक्सिम बैंक हो, ठीक, चाहे सहकारी, कोई भी सहकारी बैंक हो, चाहे पोस्टल बैंक हो, तो ये सारी क्या है, कमर्शियल बैंक है। एसबीआई कमर्शियल बैंक है ना, ऐसे मत सोचो। तो ये सारी बैंक को एक निश्चित रेट में उधार देता है आरबीआई। ये सारी बैंक को एक निश्चित दर में आरबीआई दीर्घकालिक लिखोगे काट दिया जाएगा तुम्हारा पूरा बैंक को। दीर्घकालिक उधार देता है, उसी को बोलते हैं बैंक रेट। तो क्या हुआ बैंक रेट, आरबीआई किसी भी कमर्शियल बैंक को एक निश्चित दर पे दीर्घकालिक उधार देता है, जो बेसिकली दीर्घकालिक मतलब 90 दिन से ज़्यादा के लिए, उसको बोलते हैं बैंक रेट। और अब इसी को बोलते हैं रीडिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, और पुनर्कटौती दर भी बोलते हैं, ठीक है। पुनर्कटौती दर समझ गए। अब मैं बात करूं पुनर्कटौती दर क्यों बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। बैंक रेट क्या है, दीर्घकालिक, ये ठीक। अब जैसे कि मान लो जाए आप, ये अगर आरबीआई है, ये आरबीआई, ठीक, ये आरबीआई है। अब आरबीआई कमर्शियल बैंक किसके पास जाएगा, बैंक रेट। अभी वर्तमान में 6.4% है बैंक रेट, ठीक है, 4.65 रेट पर देते हैं बैंक, ठीक, उधार। तो कमर्शियल बैंक इसके पास जाएगा उधार लेने के लिए, जाएगा ना कमर्शियल बैंक। तो भैया बोलेगा कि हमको 100 करोड़ पैसा चाहिए, 100 CR पैसा चाहिए, ठीक है। तो अगर तो कमर्शियल
कमर्शियल बैंक जाएगा आरबीआई के पास 100 करोड़ रुपए दो करके, तो 100 करोड़ का ये पेपर बनाएगा जो जिसको बोलते हैं गारंटी पेपर, ठीक, गारंटी, और इकोनॉमिक्स के भाषा में बोलते हैं प्रतिभूति, ठीक, प्रतिभूति बोलते हैं गारंटी। तो 100 करोड़ का बनाएगा तो ये 100 करोड़ रुपये नहीं देगा, ये भाई खुद के पास भी तो रखना पड़ेगा। अचानक अगर मान लो बाढ़ आ गए, कहीं आ गए, तो इसको संचालन करने के लिए सरकार इससे ले सकते हैं ना, आरबीआई से। तो क्या कुछ काट के देता है। अगर मान लो 100 करोड़ बोले तो 95 करोड़ दे रहे, तो 5 करोड़ यहाँ कट रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ में 95 करोड़ लाया, 95 करोड़ ये लाया है, तो 90 करोड़ को जनता में जो ऋण लेने आता है, ठीक है, ऋण लेने आएगा, तो जो ऋण लेने आएगा उसको 90 करोड़ रुपया बांट देगा, तो यहाँ 5 करोड़ फिर कट है। जैसे कि हम लोग सर्विस लेने जाते हैं, पैसा निकालने जाते हैं, ऋण लेने निकालने जाते हैं, घर बनाने उसके लिए लोन निकालने जाते हैं, तो 90 करोड़ तक बाँचेगा, तो 5 करोड़ अपने बैंक के संचालन के लिए रखेंगे कि नहीं रखेंगे। तो इसी कारण बोलते पुनर्कटौती दर, यहाँ कट रहे हैं, यहाँ कट है भाई, कट के ऊपर कट होते जा रहे हैं, इसी कारण बोलते हैं इसको पुनर्कटौती दर, ठीक है। तो आप लिख लेना पुनर्कटौती दर की करते। सेकंड है रेपो रेट, ठीक, रेपो रेट किसी भी बैंक को संचालन करने के लिए जब कोई कमर्शियल बैंक है, ठीक, जब कोई कमर्शियल बैंक ये कमर्शियल बैंक है, आरबीआई और एसबीआई, आईडीबीआईडी, पंजाब बैंक के बाद क्या बताया हूँ, एक्जिम बैंक। इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो बैंक होता है उसको बोलते हैं एक्जिम बैंक। तो ये सारी बैंक जो कमर्शियल बैंक है, ये सारी बैंक या कमर्शियल बैंक आरबीआई से दीर्घकालिक उधार लेते हैं। यहाँ दीर्घकालिक है, बैंक रेट में क्या है, लॉन्ग टर्म तक है, 90 दिन से ज़्यादा। यहाँ क्या है कि किसी भी कमर्शियल बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक है, ठीक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से या सेंट्रल बैंक, उसी को सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, मैं बताया हूँ, भारत देश का बैंक के बारे में संचालन यही करते हैं। तो सेंट्रल बैंक द्वारा सेंट्रल बैंक से अल्पकालिक उधार लाता है, अल्पकालिक उधार लाता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक। तो अल्पकालिक कितना, 90 दिन से कम के लिए, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा 90 दिन से कम अल्पकालिक। कमर्शियल बैंक को जोड़ के किसी भी कमर्शियल बैंक, आईडीबीआईडी, एसबीआई, पंजाब बैंक, एक्जिम बैंक द्वारा आरबीआई से अल्पकालिक उधार लाता है, तो उसको बोलेंगे रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट दो टाइप से होता है, ठीक, रेपो रेट दो टाइप से होता है। एक होता है ओवर द नाइट रेपो रेट, रेपो रेट, ठीक। एक होता है ओवर द नाइट रेपो रेट, एक होता है लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ठीक, लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ठीक। ओवर द नाइट रेपो रेट मतलब एक दिन के लिए आरबीआई से अगर पैसा लाता है तो उसको बोलते हैं ओवर द नाइट रेपो रेट। अगर एक दिन से ज़्यादा के लिए और 90 दिन से कम के लिए अगर पैसा ला रहा है तो उसको बोलेंगे लॉन्ग टर्म रेपो रेट। यहाँ तक समझ गए, ठीक है। रेपो रेट क्या है, किसी भी कमर्शियल बैंक आरबीआई से अल्पकालिक समय के लिए ऋण लेते हैं अपने बैंकिंग व्यवस्था को संचालन करने के लिए, उसको बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। रेपो रेट दो टाइप्स होते हैं, ओवर द नाइट रेपो रेट जो एक दिन के लिए लाया जाता है, अचानक कुछ हो गया उसके लिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म रेपो रेट जो एक दिन से ज़्यादा बट 90 दिन से कम, ठीक। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट हो गए। सेकेंड, तीसरे नंबर का है
तीसरे नंबर का है, हाँ, और वही रेपो रेट के अंतर्गत एक कॉन्सेप्ट आता है एमएस का, एमएस है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के मतलब क्या है, जब रेपो रेट ला रहे थे कम समय के लिए, तो अचानक भयानक अगर मान लो जाए, अचानक भयानक अगर पैसा खत्म हो गया, ये 2011 में आया था, ठीक। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है कि अगर अचानक बैंकों को अगर पैसे की जरूरत है, अचानक बैंकों को अगर पैसे का और जरूरत पड़ गई, तो वह आरबीआई से और पैसा ला सकते हैं। तो ये क्या है, आपातकालीन स्थिति में, अचानक ना आपातकालीन स्थिति में आरबीआई से पैसा लेते हैं, ठीक, उसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और एमएस का फायदा उठाने के लिए आपको 2-3 कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उस कंडीशन का मैं नाम बता रहा हूँ। उस कंडीशन में है, सबसे पहले है आपको वाणिज्यिक बैंक होना पड़ेगा, अब वाणिज्यिक बैंक होना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ आपकी लिक्विडिटी क्षमता अच्छा होना चाहिए, तरलता अच्छा होना चाहिए, लिक्विडिटी क्षमता अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ आप 5 करोड़ रुपए से अगर ज़्यादा ला रहे हैं तब वो एमएस का आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको प्रतिभूति देना पड़ेगा, भाई कुछ ना कुछ पैसा लोगे तो गारंटी देते हो ना। आप सोना का दुकान जाते हो तो सोना की दुकान अगर आप जाते हो तो आपको अगर मान लो जाए पैसा लाना है तो आपके घर के सोना को गिरवी करते हो, सेम उसी को बोलते हैं प्रतिभूति। भाई बैंक से अगर पैसा ला रहा है आरबीआई से, तो कुछ ना कुछ अपना बैंक का गारंटी रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। अब कैसे रखता है उसमें मत जाओ, क्योंकि मैं इसको बाकी सेक्टर का क्लास लेता हूँ, तो उसमें 2 घंटा 3 घंटा समझाता हूँ ये बैंक नाम से, ठीक है। अब 20 मिनट में कंक्लूजन करना है। तीसरा आता है रिजर्व रेपो रेट क्या है, जैसे कि कोई कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक में हमने जितने भी बताए हैं, एसबीआई और पंजाब बैंक और क्या बताया, एग्जिम और क्या बताए हैं, हाँ, जो भी चीज़ है, सहकारी, पोस्टल बैंक, सब चीज़ ये है पोस्टल बैंक। अब ये क्या करते हैं, जनता को ऋण देता है, और ऋण के बदले इसको क्या मिलता है, ब्याज मिलेगा ब्याज। तो ये सारे मूलधन प्लस अगर ब्याज जनता से ये कमर्शियल बैंक को अगर मिल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ 100 करोड़ रुपये मिला, ध्यान से सुने, आपको लिखने की जरूरत नहीं, सुने बस, ठीक। 100 करोड़ रुपये मिला है। अब इस 100 करोड़ को और 50 करोड़ एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, 150 करोड़। अब उसके बैंक में दूसरे साल ऋण देने के लिए 100 करोड़ में हो जा रहा है। अब 50 करोड़ बचा है यार, 50 करोड़ को क्या करेगा भाई। तो बैंक सोचता है कि मेरे पास जो 50 करोड़ पड़ा है उसके बदले मेरे को ब्याज नहीं मिल रहा है। जब तक वो ऋण नहीं देगा तब तक तो उसका ब्याज बनेगा नहीं, बैंक है। तो क्या करते हैं, इस 50 करोड़ को आरबीआई में जमा कर देता है। तो आरबीआई इसके बदले ना एक निश्चित ब्याज देता है, और उसी को बोलते हैं, जो ब्याज देते हैं उसी को बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। तो रिजर्व रेपो रेट का है, किसी भी कमर्शियल बैंक है जो अपने पॉकेट मनी है, उस पॉकेट मनी कोई
कोई बैंकिंग के संचालन से अगर अधिकता है और उस पैसे को आरबीआई में रखकर वहाँ एक निश्चित दर पर ब्याज कमा सकता है, उसी को बोलते हैं रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, तो रिजर्व रेपो रेट क्या है? कोई कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक के पास अगर पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है तो उसको आरबीआई में जमा करेगा और इस जमा के बदले आरबीआई उसको ब्याज देगा और उसी ब्याज को बोलेंगे रिजर्व रेपो रेट। ठीक है, रिजर्व रेपो रेट समझ आ गया? तो मैं एक बार बोलूँ, रिजर्व रेपो रेट क्या है? रिजर्व रेपो रेट वह रेट है जो कमर्शियल बैंक अपने पैसे को आरबीआई के पास जमा करता है और उस पैसे के बदले आरबीआई उधार देता है। यहाँ उधार उल्टा दे रहे हैं और बाकी समय क्या है? बैंक उधार ले रहा है, आरबीआई उधार ले रहा है पैसा देके इन लोग से। और अगर इसके पास पैसा ज़्यादा हो गया तो ये दे रहे हैं तो उसको रेपो रेट बोल दीजिए। अगर इन लोग के पास पैसा कम है तो फिर उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, उसको बोलेंगे रेपो रेट। तो बैंक नॉर्म्स में यही तक है। और मैं बताना चाहूँ बैंक नॉर्म्स में और आता है बैंकिंग सिस्टम को सुधारने से रिलेटेड। आप पॉइंट में लिख लेना। एक होता है 5-25 स्कीम, एक होता है 5-25 स्कीम चलता है, एक होता है एचडीएफ चलता है, एचडीएफ। और हाँ, बाकी इतना ही लिखो। आप लिखना बैंक नॉर्म्स में 5-25 स्कीम एचडीएफ के तहत, बैंक नॉर्म्स या बेसल नॉर्म्स के तहत यह भी कॉन्सेप्ट आता है। ठीक।